एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी गंगा। आज मनोविज्ञान की उपयोगिता जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ती ही जा रही है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान हमें अपने स्वयं के और दूसरों के व्यवहारों को समझने में मदद करता है। मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। मनोविज्ञान की सहायता से हम अपने स्वयं के और दूसरे के व्यवहार को समझ सकते हैं। तो चलिए हम साइकोलॉजी के बारे में आज जानते हैं। व्हाट इज साइकोलॉजी? इंग्लिश शब्द साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस। साइकी शब्द का अर्थ है आत्मा या सोल और लोगोस शब्द का अर्थ है विज्ञान या गहन अध्ययन करना। तो साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। तो मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में पहले जाना जाता था, लेकिन जब महान मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट ने 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में जर्मनी में 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की और इस तरह मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान हुआ, क्योंकि पहले यह दर्शन शास्त्र का एक भाग था। तो मनोविज्ञान का जब प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना हुई 1879 में वुंट के द्वारा, तो यह दर्शन शास्त्र से एक अलग भाग बना, एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित हुआ। लेकिन मनोविज्ञान का अर्थ अनेक बार बदला। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में जाना जाता था, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल। यूनानी दार्शनिक और महान विद्वान अरस्तु भी मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में ही मानते थे। अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे आदि मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किए। लेकिन ये वैज्ञानिक आत्मा के रूप रंग, इसको मापने की विधियाँ, इसके बारे में एक राय कायम नहीं कर सके। इस तरह धीरे धीरे इसे आत्मा के रूप में मानना बंद कर दिया गया और इसे मन के विज्ञान के रूप में स्थापित किया गया, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड। 16वीं शताब्दी में दार्शनिकों ने इसे मन के विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया, अर्थात यह मानते थे कि मनोविज्ञान में मन का अध्ययन किया जाता था। लेकिन मन के साथ भी वही कठिनाइयाँ थी जो आत्मा के साथ थी, यानी मन को कैसे मापे, मन के स्वरूप के बारे में एक राय नहीं था। जो धीरे धीरे इसे मन के विज्ञान के रूप में भी मानना बंद कर दिया गया और फिर इसे चेतना के विज्ञान के रूप में स्थापित किया गया, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। इस क्षेत्र में विलियम जेम्स वाइब, विलियम वुंट आदि मनोवैज्ञानिकों का बहुत योगदान रहा और इन लोगों ने इसे चेतना के विज्ञान के रूप में माना, अर्थात यह मानते थे कि मनोविज्ञान में चेतना का अध्ययन किया जाता है, चेतना का क्या स्वरूप है, क्या संरचना है। लेकिन चेतन पर अचेतन और अर्धचेतन का भी प्रभाव पड़ता है। तो धीरे धीरे ये भी एक मत ना हो सके और इन्हें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं देखा गया और धीरे धीरे इसमें भी परिवर्तन होना शुरू हुआ और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी युगांतर परिवर्तन आया और इसे व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्थापित किया गया, जो आज तक स्थापित है। इस क्षेत्र में वाटसन, जो व्यवहारवाद के संस्थापक भी है, वुडवर्थ, स्किनर आदि मनोवैज्ञानिकों का योगदान रहा। तो इस तरह मनोविज्ञान को अब व्यवहार के रूप में हम जानते हैं। इसके द्वारा हम मानव व्यवहार, पशु व्यवहार को समझते हैं और इसमें मानसिक प्रक्रिया का भी अध्ययन किया जाता है। इस परिवर्तनों को देख के वुडवर्थ ने कहा कि फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन लॉस्ट इट माइंड एंड देन लॉस्ट इट कॉन्शियसनेस, इट स्टिल हैज़ बिहेवियर ऑफ शॉर्ट। वुडवर्थ। अब अपने देश भारत में मनोविज्ञान के विकास के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र, फिलोसफी विभाग में इसकी पढ़ाई शुरू हुई, अर्थात ये दर्शन शास्त्र विभाग में ही इसकी पढ़ाई होती थी। स्वतंत्र विज्ञान यह तब तक नहीं बना था। लेकिन NN सेन गुप्ता, जो महान भारतीय मनोवैज्ञानिक थे, ने भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। हमने देखा था कि सबसे पहले तो विलियम वुंट ने 1879 में स्थापना की थी, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहा जाता है। लेकिन भारत में NN सेन गुप्ता का योगदान प्रमुख रहा और इन्होंने भारतीय प्रथम
प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। फिर 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही मनोविज्ञान का स्वतंत्र विभाग बना और 1938 में अप्लाइड साइकोलॉजी विभाग भी बना। एन सेन गुप्ता और GS बोस दो इस क्षेत्र के अग्रणी मनोवैज्ञानिक थे। एन सेन गुप्ता विलियम वुंड से बहुत प्रभावित थे और उनके अंदर ही उन्होंने ट्रेनिंग लिया था और प्रज्ञात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में ये आगे बढ़े। और GS बोस फ्राइड से बहुत अधिक प्रभावित थे और वह फ्राइड के मनोविश्लेषण क्षेत्र में प्रशिक्षण लिए और उन्होंने 1922 में इंडियन साइको एनालिटिक एसोसिएशन बनाया। इंडियन साइको एनालिटिक एसोसिएशन 1922 में इन्होंने बनाया। और फिर बात करें तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के बाद मैसूर और पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का विभाग बना। इस तरह धीरे धीरे मनोविज्ञान विकास करते करते आज तो मनोविज्ञान बहुत अधिक विकसित हो गया है और प्राय हर विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पढ़ाई होती है। चलिए अब हम मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय और स्कूल्स के बारे में जान लेते हैं। तो मनोविज्ञान के जो सबसे प्रथम और मुख्य स्कूल है या प्रथम इसकी जो संप्रदाय है वह है संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। तो संरचनावाद की स्थापना जो है टिचनर और उनके गुरु वुंड के प्रयासों से हुआ था। टिचनर इनके फाउंडर हैं। इन लोगों के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना की संरचना है, अर्थात यह मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना को मानते हैं और इसके अध्ययन के लिए उन्होंने जो मुख्य विधि बताई वह अंतर्दर्शन या इंट्रोस्पेक्शन है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड में क्या होता है कि इंसान स्वयं खुद को समझने की कोशिश करता है, अपने व्यवहार का स्वयं एनालाइज करता है और समझता है अपने व्यवहार को। तो संरचनावाद में उन्होंने चेतना का अध्ययन किया। जो अगला स्कूल है मनोविज्ञान का वह है फंक्शनलिज्म या प्रकारवाद। इसका जन्म संरचनावाद के विरोध में हुआ था, अर्थात प्रकारवाद संरचनावाद के विरोध में उदय हुआ एवं इसमें जो मुख्य योगदान रहा जॉन डीवी और एंजल का। जॉन डीवी का इसमें मुख्य योगदान रहा। ये व्यवहार, एडजस्टमेंट या समायोजन और उसमें चेतन अनुभूतियों को उन्होंने बहुत महत्व दिया। जो अगला स्कूल है मनोविज्ञान का वह है व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म। इस संप्रदाय के प्रवर्तक वॉटसन है, JB वॉटसन। यह फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म है। JB वॉटसन फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म है। 1912 में व्यवहार को व्यवस्थित रूप प्रदान इन्होंने किया और पुरानी विषय वस्तु, मनोविज्ञान की पुरानी वस्तु जो चेतन था उसे अस्वीकार कर इन्होंने व्यवहार के विज्ञान के रूप में इसे नई प्रतिष्ठा दी और इसकी विषय वस्तु व्यवहार बनाया और इसकी अध्ययन विधि भी इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन को बदलकर ऑब्जर्वेशन मेथड दिया। इन्होंने ऑब्जर्वेशन मेथड दिया जिसमें मनोवैज्ञानिक स्वाभाविक परिस्थितियों में लोगों के व्यवहार का अध्ययन करता है। जो अगला स्कूल है मनोविज्ञान का प्रमुख स्कूल है वह है गेस्टाल्टवाद, गेस्टालिज्म। फादर ऑफ गेस्टालिज्म मैक्स वर्डामेर को कहा जाता है। वर्डामेर को जिस समय व्यवहारवाद का विकास हुआ उसी के समकक्ष जर्मनी में गेस्टाल्टवाद का भी उदय हुआ। इस क्षेत्र में वर्डामेर के साथ साथ कोफ्का और कोहलर का भी प्रमुख योगदान रहा। गेस्टाल्टवाद में जो मुख्य बात है वह यह है कि ये समग्रता पे बहुत जोर देते हैं, किसी चीज़ को समग्र रूप से देखने पे जोर देते हैं और इन्होंने कहा कि किसी वस्तु का प्रत्यक्षण हम अंशों या टुकड़ों में नहीं करते बल्कि समग्र रूप में करते हैं। अर्थात यदि हम किसी के चेहरे को देखें तो उसके नाक, कान, आँख, अलग अलग पार्ट्स को हम नहीं देखते हैं बल्कि एक चेहरे को हम एक समग्र रूप में देखते हैं और जिसका प्रत्यक्षण अलग होता है। इसलिए इन्होंने समग्रता पे बहुत अधिक जोर दिया। जर्मन शब्द गेस्टाल्ट का अर्थ भी समग्र होता है। जो अगला स्कूल है मनोविज्ञान का वह है साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद या साइको एनालिसिस। इसकी स्थापना सिगमंड फ्राइड ने 1900 में की थी। फादर ऑफ साइको एनालिसिस सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है। ये पहले ऐसे मनोविज्ञानी थे जो चेतन के स्थान पर अचेतन पे बहुत अधिक जोर दिए। ये चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन के 3 भाग इन्होंने बताए थे और कहा था कि अवांछित इच्छाएं दमित होकर अचेतन में पहुंच जाती है और अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली मानव व्यवहार को प्रभावित करती है। फ्राइड के अनुसार अचेतन का
मनुष्य के व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इन्होंने अचेतन को मनोविज्ञान की प्रमुख विषय वस्तु माना, बहुत अधिक जोर दिया अचेतन पर। और इन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो इसके बारे में भी बताया, जो हम अलग से इनके पर्सनालिटी थ्योरी में डिस्कस करेंगे। जो अगला स्कूल है मनोविज्ञान का, वह है ह्यूमनिस्टिक स्कूल, मानवतावाद। इसकी स्थापना अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स के प्रयासों से हुई थी। अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स यह मानते थे कि व्यक्ति जन्मजात उन्नति चाहता है, यह जन्मजात वो प्रोग्रेस करना चाहता है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। ये लोग मनोविश्लेषणवाद से सहमत नहीं थे। वह ये नहीं चाहते थे कि मनुष्य अपने निराशावादी रूप को देखे। इसलिए मास्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट में बहुत अधिक जोर दिया, जिसमें मनुष्य में इनबिल्ट पोटेंशियल होती है, इस पर वो जोर देना चाहते हैं ताकि मनुष्य जो बनना चाहता है वह बने। तो इस तरह हमने आज मनोविज्ञान के बारे में समझा, मनोविज्ञान क्या है और मनोविज्ञान के कुछ प्रमुख संप्रदायों के बारे में जाना। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।